दोस्तों नमस्ते। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के प्रागैतिहासिक या पाषाण काल के बारे में, है ना। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि प्रागैतिहासिक या पाषाण काल क्या होता है। तो ऐसा काल जिसमें मानव सभ्यता ने लिखना पढ़ना कुछ नहीं सीखा था, जिनकी ना तो कोई लिपि थी या हो सकता है उन्होंने बोलना भी ना सीखा हो, तो ऐसे काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। इनके जानने का कोई साहित्यिक स्रोत उपलब्ध नहीं होता। कुछ पुरातात्विक जैसे औजार वगैरह जो मिल जाते हैं, उनसे हम उनके उनके रहन सहन के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। ऐसा काल कहलाता है प्रागैतिहासिक काल, और उसी को ही पाषाण काल कहा जाता है, क्योंकि ये समय ऐसा था कि उनके पास ना तो धातुएं थी ना तो और कुछ था। तो वो अपना औजार बनाने के लिए औजार बनाने के लिए पत्थरों का उपयोग करते थे। चूंकि पत्थर को ही पाषाण कहते हैं, इसलिए इस काल को पाषाण काल कहा गया, है ना। तो आगे हम चलते हैं तो हम देखें कि इस काल को कितने भागों में बांटा गया है। पहला है पूर्व पाषाण काल या मध्य पाषाण काल और उत्तर या नवपाषाण काल। भारत के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो इसको 3 भागों में बांट दिया गया है। ठीक है। औजार क्या थे? पूर्व पाषाण काल में पत्थरों के औजार थे और पशुओं के सींग का वो उपयोग करते थे, चूंकि ये बहुत हार्ड होता था। पशुओं के मांस को काटने के लिए या और किसी कार्य के लिए ये बहुत ही उपयोगी होता था, इसलिए इसे औजार के रूप में उपयोग करते थे। उनके हड्डियों का उपयोग करते थे। उसी प्रकार हम मध्य पाषाण काल में जाएं तो ये माइक्रोलिथ औजार का उपयोग करते थे, यानी पत्थरों के छोटे छोटे औजार को माइक्रोलिथ औजार कहा जाता है। ये सूक्ष्म उपकरण ल्यूनेस और ट्रेपेस का उपयोग करते थे। उसी प्रकार उत्तर या नवपाषाण काल में, जिसे नियोलिथिक युग कहा जाता है, उसमें इन्होंने धातुओं का उपयोग करना सीख लिया था और इनके औजार पत्थर और धातुओं की बनाई जाती थी। ठीक है। और तीनों काल में अगर हम शिकार के बारे में देखें तो इनकी जो प्रवृत्ति थी शिकारी प्रवृत्ति थी और ये जंगली जीवन जीते थे। उसी प्रकार मध्य पाषाण काल में इन्होंने कोई प्रगति नहीं की और उसी प्रकार शिकारी प्रवृत्ति और जंगली जीवन जीते ही थे। उसी प्रकार जब उत्तर नवपाषाण काल का फेज आया तो मनुष्य के जो बुद्धि है उसका विकास धीरे 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 होने लगा और ये शिकार के साथ साथ कृषि कार्य भी करने लगे और स्थायी निवास की प्रवृत्ति भी इन्होंने अपने आप में उत्पन्न कर ली थी। इसके साथ ही इन्होंने पहिए का आविष्कार कर लिया था, जिससे उन्होंने मिट्टी के बर्तन बनाने स्टार्ट कर दिए थे। साथ ही स्थायी निवास के लिए वो पशुपालन का भी सहारा लेते थे। प्लस उन्होंने आग की खोज कर ली थी। जो आग की खोज थी मानव के लिए एक क्रांतिकारी खोज कही जाती है ना। तो ये उत्तर या नवपाषाण काल में मनुष्य के रहन सहन में एक ड्रास्टिक परिवर्तन हुआ। अगर हम अवशेष देखें कि भारत में इसके अवशेष कहाँ मिलते हैं, तो पूर्व पाषाण काल के जो अवशेष है भीमबेटका मध्य प्रदेश में, मध्य पाषाण काल के मेहरगढ़ पाकिस्तान में और उत्तर नवपाषाण काल के अवशेष आपके कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश में मिलते हैं। ठीक है। आगे हम चलें तो इसको भारत के परिप्रेक्ष्य में ही हम देखते हैं कि जो प्राक ऐतिहासिक काल है, आद्य ऐतिहासिक काल है और ऐतिहासिक काल है ना। इसको अलग अलग समय के हिसाब से विभाजित किया गया है। अब हम देखते हैं कि प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल यानी कि ऋग्वैदिक काल से अभी तक के काल, जिसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध है जिसको हम पढ़ भी सकते हैं, है ना। लेकिन प्रागैतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध नहीं है और उसको पढ़ा भी नहीं जा सकता। आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है, जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता, लेकिन इसकी लिपि या भाषा को पढ़ा नहीं जा सका है। ऐतिहासिक काल जो ऋग्वैदिक काल से वर्तमान तक का काल है, इसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं और इसको पढ़ा और समझा जा सका है। ठीक है। यानी कि हम प्रागैतिहासिक काल और आद्य प्रागैतिहासिक काल को हम देखें तो ये हम अनुमान लगा सकते हैं जिस समय हम
मानवीय सभ्यता को आदि मानव की सभ्यता जो समझते थे कि आदि मानव का जीवन जो व्यतीत करते थे व्यक्ति, वो आपका काल प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। अब आगे हम चलें कि इनके रहन सहन के बारे में देखें तो प्रागैतिहासिक काल की जो अव्यवस्थित और जंगल और कंदराओं में ये निवास करते थे, मीन्स गुफाओं में निवास करते थे। इनके निवास के लिए कोई निश्चित स्थान नहीं होता था, ये जहाँ इनको शिकार मिल जाता था उनको वहाँ पर वो अपना डेरा जमा लेते थे, वहीं निवास करने लग जाते थे। कुछ समय बाद इनमें व्यवस्थित और कृषि करने का विकास हुआ। उसके बाद अगर हम चलें आदि ऐतिहासिक काल में तो इनका जो रहन सहन था वो थोड़ा व्यवस्थित हो गया था और कृषि और व्यवसाय करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। ऐतिहासिक काल में व्यवस्थित हो गया था, इनका जीवन यापन एक जगह स्थिर हो गया था और इन्होंने व्यवस्थित जीवन जीना प्रारंभ कर दिया था। आगे हम चलें छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में हम देखें। छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में हम देखेंगे कि इस काल के अवशेष कहाँ कहाँ मिले हैं। ठीक है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा साक्ष्य इसके नहीं मिलते हैं, है ना, तो इसका व्यवस्थित अध्ययन भी नहीं हो पाता। इसलिए कुछ कुछ फैक्ट ही हैं जिसको हमको अभी जो डिस्कवर हो रहे हैं उसका फैक्ट हम पढ़ते हैं। इन फ्यूचर ये सभी का तारतम्य बिठाया जाएगा और सभी को एक दूसरे से जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो अभी जितने डिस्कवर हुए हैं उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो हम देखते हैं प्रागैतिहासिक काल छत्तीसगढ़ के संदर्भ में। तो हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ के संबंध में प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल को 4 भागों में बांट के पढ़ते हैं: पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक है, तो देखिए पूर्व पाषाण काल के साक्ष्य कहाँ कहाँ मिले हैं। ये प्राचीनतम स्थान है जहाँ साक्ष्य मिले हैं। नवीन स्थान भी ऐसे हैं जहाँ साक्ष्य मिले हैं, उसको मैंने एक लिस्ट बनाया हुआ है, वो पीछे दिया हुआ है, उसको मैं बताऊंगा। तो पूर्व पाषाण काल के आपके साक्ष्य मिले हैं सिंघनपुर में, सिंघनपुर आपका रायगढ़ है, और महानदी घाटी में। देखिए लोगों की सभ्यता का जो विकास हुआ है, जैसे भारत में सिंधु घाटी सभ्यता और नील नदी की सभ्यता अगर हम जाएं उसमें विश्व स्तर पे, तो यहाँ भी छत्तीसगढ़ में जो विकास हुआ होगा, सभ्यता का विकास, वह नदियों के किनारे ही हुआ, तो महानदी घाटी। उसी प्रकार मध्य पाषाण काल के जो साक्ष्य मिलते हैं वो कबरा पहाड़ रायगढ़ में मिलते हैं। यहाँ के जो साक्ष्य है वो चित्रित हैं, चित्रित शैलाश्रय हैं, यानी कि उस काल में जो चित्रकारी की गई थी गुफाओं में वो साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ औजारों के साक्ष्य भी मिलते हैं, वो आगे देखेंगे। उत्तर पाषाण काल के आपके जो साक्ष्य मिले हैं वो सिंघनपुर में चित्रित शैल चित्र हैं और महानदी घाटी में। आपको याद रखने के लिए एक चीज़ याद रखिएगा, जो सिंघनपुर और महानदी घाटी है पूर्व पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल दोनों में कॉमन है, और उत्तर पाषाण काल में धनपुर पेंड्रा में और साक्ष्य प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार नव पाषाण काल के जो साक्ष्य हैं वो अर्जुनी दुर्ग में, चितवा डोंगरी राजनांदगांव में, बोनटीला राजनांदगांव, टेरम रायगढ़ में। ठीक है, तो इसके 4 स्थान हैं, उसको याद रखिएगा। अगर हम कहें कोड से याद करें तो ऐसे याद कीजिएगा, MS यानी मिस करीना ने MHD महासमुंद में एक्टर को थप्पड़ मारा, तो MS से महानदी घाटी है ना, और S फॉर सिंघनपुर, K फॉर कबरा पहाड़, M फॉर महानदी घाटी सिंघनपुर और आपका धनपुर, A फॉर आपका अर्जुनी, C फॉर चितवा डोंगरी, T फॉर टेरम, और बोनटीला को आप प्लस याद कीजिएगा। ठीक है, उसी प्रकार आगे हम चलें तो पूर्व पाषाण काल के जो औजार मिले हैं वो पत्थर के कुदाल मिले हैं। CGPSC ने एक बार पूछा था हैंड एक्स है ना, वो किस काल से संबंधित है, पाषाण काल के कौन से फेज से, तो ये संबंधित है पूर्व पाषाण काल से संबंधित है, तो इसको याद रखिएगा, पत्थर के कुदाल आपके पूर्व पाषाण काल से संबंधित हैं। उसी प्रकार मध्य पाषाण काल में आए तो इसके जो औजार हैं वो अर्धचंद्राकार लघु पाषाण, यानी कि ये ऐसे इस प्रकार अर्धचंद्राकार जैसे हंसिया होता है उस प्रकार के लघु पाषाण के औजार थे, पत्थर के औजार थे। लंबे फलक, इस प्रकार के लंबे फलक औजार मिले हैं, है ना। उसी प्रकार जो चित्रकारी मिली है
कबरा पहाड़ में लाल रंग की है, लाल रंग की है ना, और वो छिपकली, घड़ियाल, सांभर के शैल चित्र हैं। तो इसको आप याद रखिएगा, है ना। उसी प्रकार यहाँ जो मानव के जो चित्र है वो पंक्तिबद्ध मानव के चित्र हैं। ऐसे इस प्रकार पंक्तिबद्ध मानव के चित्र एक साथ जुड़े हुए पंक्ति में, इस प्रकार इसके चित्र हैं, पंक्तिबद्ध मानव के चित्र। ये जो शैल चित्र क्या क्या मिले हैं इसका मैंने पूरा पीछे में बनाया हुआ है, कौन कौन से स्थान से कौन कौन सी चित्रकारी मिली हुई है उसको हम इसी वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं पीछे। अगर हम उत्तर पाषाण काल में चलें तो यहाँ के औजार थे लघुकृत पाषाण औजार थे। लघुकृत यानी छोटा पत्थरों का औजार था, और इसकी जो आकृति मिली है, चित्रकारी मिली है, वो सिंघनपुर की गुफाओं में मिली है। मानव आकृति जो बनाई गई है वो सीढ़ी नुमा है, इस प्रकार एक के ऊपर एक, है ना। ये सीढ़ी नुमा है, सीधा है ना, सीधा है और दंडाकार है, एक के ऊपर एक, इस प्रकार जैसे मानव आकृति बनाते हैं इस प्रकार इसका चित्रण हुआ है। ठीक है, इनका जो चित्र है वो गहरा लाल रंग का है और शिकार दृश्य का अंकन भी इसमें है ना। आगे हम चले नवपाषाण काल के साक्ष्य, तो यहाँ लोहे के उपकरण मिले हैं, छिद्रित घन औजार मिले हैं, जिसको कई बुक में कराघातक हथौड़ा कहा गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, छिद्रित घन औजार किस काल से संबंधित है, तो वो है नवपाषाण काल से। आगे हम चलें तो इसमें कुछ शैल चित्र जो जो प्राप्त हुए हैं उसके संबंध में कुछ फैक्ट हैं। तो पहला है, सबसे प्राचीन शैल चित्र जो प्राप्त हुआ है, सबसे प्राचीन शैल चित्र आपको प्राप्त है सिंघनपुर की गुफाओं से, प्राग ऐतिहासिक काल से ऐतिहासिक काल तक के साक्ष्य। तो पूछता है प्राग ऐतिहासिक काल से ऐतिहासिक काल तक के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं, तो आपके सिंघनपुर की गुफा में। दूसरी बात है कि ये लिखा है आपका सर्वाधिक शैल चित्र, तो सर्वाधिक शैल चित्र और सर्वाधिक जानकारी जो मिलती है वो रायगढ़ के कबरा पहाड़ से मिलती है। तीसरा है, अंधेरे में चमकते शैल चित्र कहाँ हैं, तो ये खैरपुर रायगढ़ में है। ठीक है, प्राचीन कालीन गुफाओं में सबसे लंबी गुफा कौन सी है, तो सबसे लंबी गुफा है बोतलदा, रायगढ़ में ही है, प्राचीन कालीन गुफाओं में सबसे लंबी गुफा है। ठीक है, तो ये चारों फैक्ट याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शैल चित्र कहने का अर्थ, शैल यानी आपका चट्टान, चट्टानों में जो चित्रकारी की गई है वो है आपकी शैल चित्र। देखिए, अब हम चलते हैं कि पाषाण काल का अध्ययन किसने किया था। तो भारत में पाषाण काल का सर्वप्रथम अध्ययन किया था रॉबर्ट ब्रूस ने 1863 में। कहाँ किया था, मद्रास पोलावरम में। उसी प्रकार छत्तीसगढ़ में प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल का अध्ययन किया भगवान सिंह बघेल और रामेंद्रनाथ मिश्र ने किया था। और जो चितवा डोंगरी राजनांदगांव के शैल चित्रों की जो खोज की थी भगवान सिंह बघेल और रामेंद्रनाथ मिश्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, चितवा डोंगरी राजनांदगांव के शैल चित्रों की खोज की थी भगवान सिंह बघेल और रामेंद्रनाथ मिश्र ने की थी। आगे हम चलें तो महापाषाण कालीन जो स्थल अध्ययन है ना जो किया है जे.आर. तांबले सर ने किया है। ये प्रोफेसर है पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी के। इन्होंने एक तीर फलक प्राप्त किया है। ठीक है, तीर फलक इनको प्राप्त हुआ है जे.आर. तांबले सर को। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो चुम्बा ढाल पहाड़ी है जो व्यापम में पूछा गया प्रश्न है, इसकी जो खोज की थी एक रेलवे के इंजीनियर 1910 में अमरनाथ दत्त जी ने की थी। देखिए, और एक है आपका विक्रम पोल पहाड़ी, इसकी खोज की थी इतिहासकार पंडित लोचन प्रसाद पांडे ने। ये रायगढ़ और उड़ीसा राज्य की सीमा पर स्थित हैं। ठीक है, उसी प्रकार मानव आकृति का अध्ययन करते समय श्री मनोरंजन घोष ने 5 अलग अलग प्रकार के कुल्हाड़ी की खोज की थी। कहाँ, सिंघनपुर में। ठीक है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा इस चीज को। एक चीज याद रखिएगा, जो तीर फलक मैंने बताया, ये जो तीर फलक है आपका, ये घासीदास महंत घासीदास संग्रहालय है रायपुर में, वहाँ रखा गया है ये तीर फलक। आगे हम चलते हैं
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है। एक महापाषाण काल कहा जाता है, या इसी को लौह युग बोल देते हैं, महापाषाण संस्कृति। यानी दक्षिण भारत की जो संस्कृति छत्तीसगढ़ में दिखाई देती है वो महापाषाण काल की संस्कृति है। बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि दक्षिण भारत की संस्कृति छत्तीसगढ़ में जो दिखाई देती है वो महापाषाण संस्कृति है। ठीक है, तो इस युग में बहुत बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग किया जाता था है ना। तो इस कारण से इसको महापाषाण काल कहा जाता है। ठीक है, महापाषाण स्मारक डॉलमेन के बारे में जानते हैं कि लौह युग में क्या होता था कि शवों को गड़ाने के लिए बड़े शवों को गड़ाकर उसके ऊपर बड़े बड़े पत्थर बिछा दिए जाते थे और बीच में एक बहुत बड़ा पत्थर खड़ा कर दिया जाता था। ठीक है, एक मतलब शव के ऊपर पाषाण घेरा बना दिया जाता था। इसी को महापाषाण स्मारक या डॉलमेन कहा जाता है, जो दक्षिण भारत की संस्कृति इसमें दिखाई देती है। ठीक है, ये जो साक्ष्य हैं ये हमको मिले हैं बालोद में। बालोद जाते रहेंगे तो मेन रोड में आपको ये साइड में ही दिख जाएगा, करही बदर चिरचारी सोरर। वहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है जहाँ लिखा हुआ है कि पुरातात्विक स्थल करही बदर। तो आसपास पूरे पत्थर ही पत्थर दिखाई देंगे, कोई बहुत बड़े खड़े खड़े पत्थर दिखाई देते हैं। ठीक है, तो वो करही बदर चिरचारी सोरर धनोरा नामक स्थान पर। ठीक है, और ये इस धनोरा नामक स्थान का उत्खनन करवाया प्रोफेसर काम्बले ने और डॉक्टर रमेंद्रनाथ मिश्र ने। ये छत्तीसगढ़ के पुरातत्वविद हैं, इनके नाम भी आप याद रखेंगे, ये पूछ देता है ना। देखिए, बालोद के करका भाठा जहाँ शक्कर कारखाना है, सरदार वल्लभ भाई शक्कर कारखाना, सॉरी ये बालोद में माँ दंतेश्वरी शक्कर कारखाना है। ठीक है, ये यहाँ करका भाठा में आपको लौह औजार और मृद भांड मिलेंगे। जो करही बदर चिरचारी सोरर है उसके जस्ट सामने वाला जो गांव है वो करका भाठा है, वहाँ लौह औजार और मृद भांड मिला है। ठीक है, आगे हम चले गढ़धनौरा बस्तर में। तो गढ़धनौरा बस्तर में जो है वो 500 महापाषाण स्मारक मिले हैं। ठीक है, एक बहुत बड़े क्षेत्र में ये मिला हुआ है। उसी प्रकार अगर हम चलें ये जोगी महाराज सीता बेंगरा गुफा सरगुजा में, तो यहाँ मिले हैं आपके लौह पात्र मिले हैं। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे ये लौह पात्र कहाँ कहाँ मिले हैं। तो लौह पात्र देखिए, लौह पात्र आपके सरगुजा में, जोगी मारा और सीता बेंगरा की गुफा जो बहुत ही प्रसिद्ध गुफा है, इसके बारे में हम वीडियो में चर्चा करेंगे डिटेल से। ये बहुत ही ऐतिहासिक पुरातात्विक और प्राचीन गुफाएं हैं। यहाँ मिले हैं आपके लौह पात्र मिले हैं। बालोद जिले में जाएं तो डौंडी लोहारा जो आपका क्षेत्र है ना, उसमें लोहा गलाई से संबंधित आपके प्रमाण मिले हैं कि प्राचीन काल में लोहा गलाई का काम होता था। बालोद के ही करका भाठा जहाँ शक्कर कारखाना है, मैंने बताया कि लोहे के औजार और मृद भांड मिले हैं। मृद भांड यानी कि आपका मिट्टी का बर्तन। ठीक है, अब देखिए बस्तर का जो कालीपुर है, गढ़चंदेला है, घाट लोहांग, खड़क घाट मध्यकालीन स्थल माने जाते हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं। अब हम देखते हैं कि जो प्रागैतिहासिक काल से संबंधित जो स्थल पुराने हो चुके थे, अब ये नवीन स्थल जिनकी खोज हुई है वो कौन कौन से हैं। तो पूर्व पाषाण काल के जो प्राचीन स्थलों की खोज हुई है वो है आपका बोतलदा, ठीक है, छापामाड़ा, भंवरखोल, बसनाझर, खैरपुर, बेनीपाट, गिद्धा, सोनबरसा, करमागढ़, चंवरढाल की पहाड़ी, ऊंगना, बेनीपाट, चंवरढाल, रायगढ़। ठीक है, तो ये सभी स्थान रायगढ़ में है। जो पूर्व पाषाण काल के जो अधिकतम साक्ष्य मिले हैं वो रायगढ़ में मिले हैं, और प्रागैतिहासिक काल के अधिकतम सोर्स जो हैं वो रायगढ़ जिले से ही संबंधित है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब मध्य पाषाण काल में हम जाएं तो मध्य पाषाण काल में आपका खड़क घाट, गढ़धनौरा, कालीपुर, राजपुर, घाट लोहांग, भातेवाड़ा, बस्तर, ये सभी स्थान बस्तर में हैं। जैसे हमने पिछले पेज में देखा था कि ये सभी स्थान हैं जो मध्य पाषाण काल से संबंधित हैं, वो बस्तर में मिले हैं। इनके साक्ष्य ये नवीन साक्ष्य हैं। वो उत्तर पाषाण काल के जो नवीन स्थल हैं वो अभी प्राप्त नहीं हुए हैं। उसी प्रकार नव पाषाण काल के जो
साक्ष्य मिले हैं वो कुटुमसर गुफा बस्तर में मिले हैं। महापाषाण युग या लौह युग के जो नवीन साक्ष्य मिले हैं वो आपके बस्तर क्षेत्र में मसेनार, चिंगेनार, चित्रकूट, डिलमिली, किलेपाल और तारागांव में मिले हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। महापाषाण या लौह युग जो हम देखे थे करही, बदर, चिरचारी, सोरर में, ऐसे ही नवीन साक्ष्य आपके मसेनार, चिंगेनार, चित्रकूट, डिलमिली, किलेपाल, तारागांव। तो इन सभी का नाम आपको याद रखना है। व्यापम एक बार पूछ चुका है चंवर ढाल की पहाड़ियों को, और दूसरा इन स्थानों से पूछा जा सकता है कि कौन कौन से काल से संबंधित है। तो इसको रिमेंबर करके रखिएगा अपने हिसाब से, जैसे आप याद कर सकते हो। और बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट हैं जिसको व्यापम पूछ सकता है। पहला फैक्ट है कि जो सिंघनपुर के गुफा की खोज की थी 1910 में C.W. एंडरसन ने की थी। ठीक है, तो C.W. एंडरसन ने अपने एक मित्र थे पर्सी ब्राउन, उन्होंने इन चित्रकारी के बारे में बताया, तो उनसे एक प्रभावित होकर 1915 में यहाँ के चित्रों को उन्होंने इंडियन पेंटिंग्स में स्थान दिया था, है ना। उसी प्रकार जो बसनाझर जो खरसिया रायगढ़ में है, गेरवे रंग के चित्र मिले हैं। इसकी खोज की थी पंडित लोचन प्रसाद पांडे ने। ठीक है, फिर बम्हनदेई पहाड़ी है सारंगढ़ रायगढ़ में। नेतनगर जो रायगढ़ में है, जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां मिली हैं। टीपाखोल जलाशय आपका रायगढ़ में है। आगे हम चलें, एक ताला है, ताला जो सिमगा के समीप है ना, ताला गांव। यहाँ तांत्रिक मूर्तियां मिली हैं। ये बहुत ही प्राचीन है, ये प्रागैतिहासिक से संबंधित तो नहीं है। जो संबंधित नहीं है मैं बता देता हूँ। ये जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां हैं जो बाद में आई। टीपाखोल जलाशय ये तो है। तांत्रिक मूर्तियां जो हैं वो सिमगा के समीप, ये भी नवीन है, ये प्राचीन प्रागैतिहासिक काल के नहीं हैं। आगे हम देखें कि राजनांदगांव का जो चितवा डोंगरी है ना, चितवा डोंगरी है। और रायगढ़ के समीप जो बसनाझर, ऊना, करमागढ़, लेखापाड़ा, सरगुजा के समीप जो है रामगढ़ पहाड़ी के जोगीमारा गुफा में शैल चित्रों की खोज की गई है। ये आपका प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है। जोगीमारा गुफा रामगढ़ पहाड़ी में, सरगुजा में। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। जोगीमारा गुफा के बारे में थोड़ा फैक्ट जान लेते हैं कि यहाँ की जो चित्रकारी मिली है प्रागैतिहासिक काल की, वो गेरवे रंग की है। इसमें पशु, पक्षी और वृक्ष आदि के साथ सामाजिक जीवन की अभिव्यक्ति हुई है। इसका जो काल है वो 2री या 3री ईसा पूर्व की है, तो इसको याद रखिएगा। आगे हम चलते हैं। एक फैक्ट है कि बस्तर जिले में अनेक काष्ठ स्तंभ मिले हैं। ठीक है, काष्ठ यानी लकड़ी के स्तंभ मिले हैं जो वीर नायकों के सम्मान में स्थापित किए गए हैं। ये स्थान है आपके मसेनार, डिलमिली, चित्रकूट, किलेपाल, तारागांव, चिंगेनार। ठीक है, ये सभी बस्तर क्षेत्र में हैं। आगे हम चलें। अब हम देखते हैं कि जो शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, है ना, वो कौन कौन से किस प्रकार के शैल चित्र हैं और कहाँ कहाँ प्राप्त हुए हैं। तो नाम आप बिल्कुल याद रखिए। जो सिंघनपुर है, सिंघनपुर जो छत्तीसगढ़ राज्य से संरक्षित जो गुफा है, जिसकी खोज 1910 में एंडरसन ने की थी। यहाँ के चित्रकारी में मत्स्यांगना, ठीक है ना, मरमेड जिसको बोलते हैं, यानी कि एक मछली कन्या जो बोलते हैं, ये उसका चित्रण हुआ है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो कंगारू के सदृश पशु हैं उनकी चित्रकारी हुई है। शिकार दृश्य का अंकन हुआ है। गोह एवं सर्पाकृति का अंकन हुआ है। ठीक है, ये मेन इम्पॉर्टेंट फैक्ट। प्रागैतिहासिक मानव एवमेन का चित्रण हुआ है, मत्स्यांगना का चित्रण हुआ है। ठीक है, पहले यहाँ 23 कलाकृतियाँ देखी गई थी, वर्तमान में 13 बची हुई हैं। और एवमेन के बारे में बता दूं कि पूरे भारत भर में केवल छत्तीसगढ़ में ये चित्रकारी हुई है, प्रागैतिहासिक मानव एवमेन की चित्रकारी। यहाँ की जो चित्रकारी है वो सीढ़ी नुमा लंबी है ना, सीढ़ी नुमा लंबी जो है, इन मानव आकृति की जो तुलना है वो ऑस्ट्रेलिया में प्राप्त सीढ़ी नुमा पुरुष से की जाती है। उसी प्रकार की चित्रकारी जो ऑस्ट्रेलिया में हुई है यहाँ देखने को मिलती है। ठीक है, तो
इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि कहाँ के सदृश चित्रकारी सिंघनपुर के गुफाओं में दिखती है, या ऑस्ट्रेलिया के सीढ़ीनुमा पुरुष की चित्रकारी कौन सी गुफा में देखने को मिलती है, तो सिंघनपुर में। ठीक है, पशु आकृतियां जो मिली हैं वो वन, भैंसे, बंदर, छिपकली, मतलब उस समय लोगों ने जो देखा होगा उसकी चित्रकारी की होगी। तो इस क्षेत्र में आप समझ सकते हैं कि वन, भैंसे बहुतायत मात्रा में मिलते रहे होंगे। उसी प्रकार 1918 में जो इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिया के 13वें अंक में यहाँ की चित्रकारी को प्रकाशित किया गया था। यहाँ के जो चित्र हैं वो धुंधले हो चुके हैं, मतलब उतने चमकदार या फ्रेश नहीं दिखते, समझ नहीं आते। तो यहाँ के जो चित्र हैं वो धुंधले हैं, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये पॉइंट बना के पूछता है इसको। ठीक है, अब हम चले कबरा पहाड़ में। तो कबरा पहाड़ में जो शैल चित्र मिले हैं, सर्वाधिक शैल चित्र यहाँ मिले हैं, और ये मध्य युग से संबंधित हैं। मैंने बताया था ना, मध्य पाषाण युग जो कबरा पहाड़ में इसके वो मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, इसके रंग के बारे में देखें, यहाँ के चित्रकारी जो हुई है वो लाल रंग, गेरुए रंग से है ना। और यहाँ जो चित्रकारी हुई है वो पंक्तिबद्ध मानव समूह, छिपकली, घड़ियाल, सांभर, छिपकली, घड़ियाल, सांभर के जो चित्र हैं। ठीक है, जैसे वहाँ धुंधले कलर के जो चित्र थे सिंघनपुर में, यहाँ के जो चित्र हैं वो ज़्यादा सुरक्षित और उत्तम है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। यहाँ के जो चित्र है उसमें जंगली भैंसा, कछुआ, पुरुष की आकृति और ज्यामितीय अलंकरण का चित्रांकन है। ठीक है, उसी प्रकार हम चले बसनाझर रायगढ़। बसनाझर शैलाश्रय बोलते हैं, शैल का आश्रय। यहाँ के शैल चित्रों का रंग गैरिक रंग का है। 300 से अधिक शैल चित्र मिलते हैं। हाथी, गैंडा, भैंसा, आखेट के दृश्य है, ज्यामितीय अलंकरण है। ये जो हाथी का जो चित्रण हुआ है वो केवल बसनाझर शैलाश्रय में मिलता है। ठीक है, अगर हम चले कर्मागढ़ के शैलाश्रय में, तो इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि यहाँ एक भी मानव आकृति नहीं है। तो ये एक अकेला ऐसा शैलाश्रय है जहाँ मानव आकृति नहीं है। ठीक है, यहाँ जलचर प्राणी की प्रमुखता है, यानी कि जलचर प्राणी जितने थे, जैसे मगरमच्छ है, इनका चित्रण सबसे ज़्यादा हुआ है कर्मागढ़ में। यहाँ के जो चित्र है वो रंगीन डिज़ाइनों में बने हुए हैं, यानी कि रंगीन चित्रकारी हुई है यहाँ। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो आदि मानव थे उनको चित्रकारी का ज्ञान था और रंगों का भी ज्ञान था, ये फैक्ट में पूछता है। ठीक है, आगे हम चलें तो रायगढ़ में ही हम देखते हैं आपका खैरपुर नामक स्थान है। खैरपुर नामक स्थान में यहाँ के जो शैल चित्र हैं मैंने बताया कि अंधेले में चमकते हैं, और ये टीपाखोल जलाशय के निकट है, खैरपुर पहाड़ी में है। खैरपुर, तो खैरपुर पहाड़ी ये भी पूछ सकता है, खैरपुर रायगढ़ में है। यहाँ के जो चित्रकारी है उसमें नर्तक वस्त्रधारी हैं और पशु पक्षियों का अंकन है। ठीक है, हम चले बोतलदा। बोतलदा रायगढ़ में एक गुफा है। यहाँ की गेरुए रंग के हैं, और ये प्राचीन गुफाओं में सबसे गहरी गुफा है। ठीक है, सबसे लंबी गुफा है। यहाँ जो है मेन इम्पॉर्टेंट कि सूर्य मंदिर के अवशेष हैं, गुप्तकालीन सूर्य मंदिर के अवशेष यहाँ मिलते हैं। बोतलदा ग्राम के उत्तर में एक लंबी पहाड़ी श्रृंखला पर है ना एक सिंह गुफा है। इसमें पशुओं का शिकार दृश्य, ज्यामितीय अलंकरण है, सरीसृप यानी सांप वगैरह, और मानव अंकन है। ठीक है, बोतलदा में देखिए मेंस के नज़रिए से ये सब आप याद रख सकते हैं, लेकिन आपका जो फैक्ट है फ्री में ये जो फैक्ट है यहीं से पूछेगा, है ना। अगर हम चलें सूती घाट, सूती घाट में ये भंवरखोल ग्राम के समीप है ना। इसमें किसान जो है हल हाथ में लिए हैं, इस प्रकार का चित्रांकन हुआ है, और अदर चित्रांकन पशु आकृतियों का चित्रांकन हुआ है। आगे हम चलें गाताडीह सारंगढ़ रायगढ़। यहाँ पशु आकृतियाँ, शिकार दृश्य, मानव आकृतियाँ। ठीक है, यह है आपका सिरौली डोंगरी सारंगढ़, है ना, सारंगढ़ रायगढ़। यहाँ भी मानव आकृतियाँ, शिकार और पशुओं का अंकन है ना। एक है बम्हनदई जो सारंगढ़ में है, बम्हनदई पहाड़ी में रायगढ़ में
सैकड़ों वर्ष से उसी रंग रूप में विद्यमान है जिस रंग रूप में उस समय चित्रकारी हुई थी। यहाँ अगर हम कहें हिरण, मनुष्य, मगरमच्छ, जाल और शेर के चित्रांकन हुआ है। अगर हम चलें आगे गाताडीह में आपके मगरमच्छ, भैंस और ताल का चित्रांकन हुआ है। ठीक है। एक और स्थान है आपका बेनीपाट, रायगढ़। ठीक है, इसको भी देखेंगे। ये आपका छोटे पंडरगुड़ा जो कि खरसिया में है, यहाँ मिली है पाषाण युगीन कब्रगाह मिली है। ठीक है, पाषाण युगीन कब्रगाह यहाँ प्राप्त हुई है। बेनीपाट में जो है यहाँ के शैलाश्रय में 50 से अधिक जो चित्र मिले हैं, किंतु अभी 6 से 7 चित्र ही परिलक्षित होते हैं, है ना। ये अस्पष्ट चित्रों में एक मछली और कुछ पुष्पमाला के जो चित्र बने हुए हैं। पुष्पमाला के चित्र कहाँ मिलते हैं, या मछली के जो चित्र हैं वो मिलते हैं आपके बेनीपाट में। ठीक है, भैंसा मढ़ी के निकट है ये। अब देखते हैं कि रायगढ़ को छोड़ के अब कांकेर में आपके 3 स्थान हैं, उड़कुड़ा, गाड़ा मौरी और खैरखेड़ा। ठीक है, और राजनांदगांव में है आपका चितवा डोंगरी। तो हम देखते हैं जो उड़कुड़ा है वो चारामा ब्लॉक में आपके मेगालिथिक अवशेष मिलते हैं। ये पूछा गया था एग्जाम में। गाड़ा गौरी के समीप पहाड़ी श्रृंखला विद्यमान है जिसमें शीतला माता नामक स्थान। खैरखेड़ा में आपके चारामा से दक्षिण में, कानापौड़ से पश्चिम में, है ना, 5 किलोमीटर दूर में एक खैरखेड़ा ग्राम है। उसके दक्षिण में स्थित पहाड़ी श्रृंखला में बालेरा नाम का गांव है, वहाँ चित्रित शैलाश्रय है। यानी बालेरा ग्राम में चित्रित शैलाश्रय है जो खैरखेड़ा के पास है। अब हम देखते हैं जो चितवा डोंगरी की पहाड़ी है राजनांदगांव में, है ना। चितवा डोंगरी की जो पहाड़ी है वो अम्बागढ़ चौकी तहसील जो है वहाँ प्रागैतिहासिक काल के शैल चित्र मिले हैं। यहाँ 3 गुफाएं हैं, उसमें नवपाषाणकालीन 27 शैल चित्र अंकित हुए हैं। यहाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक ड्रैगन की आकृति मिलती है। ड्रैगन की जो आकृति मिलती है वो चीनी कला की अभिव्यक्ति का प्रमाण है। ठीक है, तो इस प्रकार ये आपका प्रागैतिहासिक काल कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे वैदिक काल। ठीक है, तो देखते रहिए वीडियो। थैंक यू। ओके।